नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लास से फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है दिल्ली सल्तनत के अंत तक। हम लोगों ने जो कल बात की है वो हम लोगों ने बात की है 1526 की, और हम लोगों ने उसी में बात की थी 21 अप्रैल 1526, यानी एक ऐसे तारीख की जो कि काल बन गया दिल्ली सल्तनत के लिए, और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और नया साम्राज्य शुरू हुआ भारत में, जिसको हम लोग जानते हैं मुग़ल साम्राज्य के नाम से, मुग़ल डायनेस्टी के नाम से। क्यों हुई चीज़ें, ये सब कैसे हुई और क्या ऐसे कारण बन गए, इन सब बातों का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर रखा है। अगर आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में वीडियो नहीं देखा है और उससे इम्पॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है, जो तमाम एग्जामों में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, वीडियो को पढ़ते ही समय हम लोगों ने उन चीज़ों का जिक्र कर लिया है। हर वीडियो में अगर आपने 2 सेकंड भी छोड़ दिया, स्किप कर दिया अगर वीडियो को दोस्तों, तो यानी आप कुछ इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ चुके हैं। यानी पूरा वीडियो एक क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल मैंने में जैसे चीज़ें घटित हुई और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके डिस्कशन के साथ हर वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताई गई है, और कैसे सवाल बनते हैं और क्या रीज़न है सवाल बनने के ये भी बताए गए हैं। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों अभी तक दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट ही डेवलप कर दी है, जिसके अंदर आपको तमाम वीडियो जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं सब लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, एक कहानी के तरीके से। क्योंकि अगर आप इतिहास को याद करने बैठेंगे दोस्तों तो भूलेंगे ही। इतिहास को समझिए कि हुआ क्यों, ये कारण ही क्यों बन गया ऐसा होने का, क्या ऐसा रीज़न था। हर एक चीज़ की एक वजह है, और जब वजह का आपको पता रहेगा तो आप वह मुकम्मल कर ले जाएंगे। वह जो आपको चीज़ें आपको हासिल करनी है उन चीज़ों को आप फतेह कर ले जाएंगे दोस्तों। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आसानी से समझेंगे भी इतिहास को, मज़ा भी आने वाला है साथ में, और इसी तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझते रहेंगे। चलिए, तो टाइम को मैं बर्बाद नहीं करता हूं, आज हम लोग को शुरुआत ही करनी है मुग़ल साम्राज्य की, मुग़ल डायनेस्टी की। उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, आपसे इजाज़त चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे स्वर्णिम काल की भारत के, यानी इसको मुग़ल डायनेस्टी को ही कहते हैं सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। पहला किसको कहते हैं, पहला हम लोग कहते हैं गुप्ता पीरियड को। इतिहासकार का ये कहना है जब भारत में गुप्ता पीरियड चल रहा था तो वह फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडिया था, और जब मुग़ल डायनेस्टी चला भारत में तो वह सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया था। तो मुग़ल डायनेस्टी गुप्ता पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एंशिएंट इंडिया में। जब हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे यानी प्राचीन भारत की बात करेंगे, तब हम लोग गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। गुप्ता पीरियड का जो समय काल है दोस्तों वह चला 319 से 540 तक। अभी हम लोग को फिलहाल मुग़ल डायनेस्टी देखना है, मुग़ल साम्राज्य को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से चीज़ों को समझते रहिएगा और वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि सवाल इन वीडियो में आपको बीच बीच में बताते रहे जाएंगे साथ में ही। 1526 से 1707 तक का जो समय काल हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दोस्तों मुग़ल डायनेस्टी, यानी मुग़ल साम्राज्य। अब चलिए, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा, इस बात की जानकारी आपको कल के वीडियो के ही माध्यम से मिल चुकी होगी। बाबर करेगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, तो आप बोलेंगे बाबर। अब बाबर को और नाम से भी जाना जाता है। बाबर का जो पूरा नाम है दोस्तों वह है ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जो इसका समय काल चलेगा दोस्तों वह चलेगा, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में ये जब गद्दी संभालेगा, शासक बन के रूल करेगा भारत पे, 1526 से लेके 1530 तक का जो सफ़र ये तय करेगा भारत की गद्दी पे बैठ, भारत की साम्राज्य को संभालते हुए दोस्तों। अब ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहासकारों की भी दृष्टि से। क्यों इतिहासकारों की दृष्टि से, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और नए साम्राज्य की ही शुरुआत कर दी भारत में, और यही नया साम्राज्य ही कारण माना जाता है कि भारत में आराम से अंग्रेज आ सके, और अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया भारत पे, हम लोग गुलाम रहे, यानी पूरा भारतवर्ष गुलाम रहा। और आगे की चीज़ों को आप जैसे ही हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और भी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग समझेंगे।
तो रीजन ही मुगल डायनेस्टी बना, ये इतिहासकारों का मानना है। एग्जाम की दृष्टि से भी यही इंपॉर्टेंट होते हैं जो इतिहास को चेंज किए हों। ये बात की हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी इंडिया की हिस्ट्री नामक टॉपिक पे हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना, उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से या इंडियन हिस्ट्री के नाम से, जिसको आप जाके बड़े आराम से देख सकते हैं। आप चीज़ों को देख लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे इन सब बातों का डिस्कशन हुआ था। अब चलिए, तो जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, सबसे पहला सवाल जो इससे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसका बर्थ कब हुआ था। इसका जो जन्म हुआ दोस्तों, इसकी जो बर्थ हुई ये हुई 14 फरवरी 14 Feb 1483 में। 14 फरवरी 1483 ये एक ऐसा दिन है जिस दिन बाबर का जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ फरगना टर्की में। यानी ये भारत का तो निवासी था नहीं, ये तुर्क का निवासी हुआ करता था। इस बात की आपको यहाँ जानकारी होगी। अब चलिए, बर्थ हुई इसकी, बर्थ के साथ क्या हुआ? फरगना टर्की में इसकी बर्थ हुई है। बर्थ हुई तो इसके माता पिता का भी नाम आएगा ही। फादर कौन थे इसके, ये सवाल भी बनता है। तो इसके पापा का नाम, इसके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो कि रूलर हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। कहाँ के? फरगना टर्की के। और साथ में एक चीज़ और यहाँ जुड़ जाती है दोस्तों, ये एक ऐसे साम्राज्य के वंशज थे, एक ऐसे खानदान के वंशज थे जिसका एक समय पे एक बहुत क्रूर शासक हुआ करता जिसका नाम तैमूर है। और भारत में ये आया था 1398 में। ये सब बातें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ी हैं। और तैमूर भारत में आया था 1398 में, आक्रमण किया था। ठीक, तो एक सवाल और बाबर से बनता है कि बाबर तैमूर का चौथे नंबर का वंशज था अपने पिता के तरफ से। तो आप बोलेंगे बाबर जो था 5वां वंशज था। ठीक है दोस्तों, बाबर जो था तैमूर का 5वां वंशज था अपने पिताजी के तरफ से। अब देखिए, माता की बात आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी माता का नाम क्या है? मदर। ठीक, कुतलुग निगार बेग। कुतलुग निगार बेग। और ये जो खानदान की हुआ करती थी, ये भी एक क्रूर शासक के खानदान की हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? चंगेज खान, जो हम लोग जानते हैं गंगेज खान के भी नाम से। गंगेज खान आया था दोस्तों भारत में 1221 में। इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा की थी, किसमें? दिल्ली सल्तनत के अंदर, जब हम लोग बात कर रहे थे। अब चलिए, चंगेज खान हुआ करता था मंगोलिया का और तैमूर हुआ करता था समरकंद तुर्की का। कहाँ का दोस्तों? समरकंद तुर्की का शासक हुआ करता। दोनों बड़े ही क्रूर और बड़े ही बहादुर और बड़े ही चालाक शासक हुआ करते थे। और अपनी माता के तरफ से, कुतलुग निगार बेग की तरफ से, जो बाबर था वह चंगेज खान का वंशज था, चौथे नंबर का वंशज था, 14वें नंबर का वंशज था। इसी वजह से इतिहासकार कहते हैं कि जब ऐसे ही खानदान से ये बिलोंग करता था, अपनी माता के भी तरफ से, अपने पिता की भी तरफ से, तो जाहिर सी बात है जब ये भारत पे आक्रमण करेगा तो भारत पे एक नए साम्राज्य की शुरुआत तो होनी ही थी। यही सब कारण बना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तैमूर की तरफ से चौथा वंशज था और चंगेज खान की तरफ से चौथा वंशज था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब देखिए, ये जैसे 11 साल का हुआ, कौन 11 साल का हुआ? बाबर। इसके पिताजी की क्या हुई? मृत्यु हो गई। जब ये 11 साल का था तो इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके पिताजी ही शासक कहाँ के हुआ करते थे? अभी मैंने बताया आपको कि फरगना टर्की के हुआ करते थे। जैसे ही इसके पिता की मृत्यु हुई, ये 11 साल की उम्र में ही क्या बना? शासक बन गया, रूलर बन गया फरगना टर्की का। यानी बड़ी छोटी सी उम्र में ही ये रूलर बन गया फरगना टर्की का। अब इतनी छोटी सी उम्र में बना है तो दिक्कतें भी इसको काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिली होंगी। जब ये 11 साल में ही शासक बना तो यही एक शुरुआती कारण बना कि 1526 में ये एक नए साम्राज्य की शुरुआत करेगा भारत में, मुगल डायनेस्टी की। क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा आप वीडियो को देखते रहें। हर जगह पे इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं ऐसे ही। अब चलिए, जब ये बना फरगना टर्की का शासक
11 साल की उम्र में। इसके साथ बड़ी दिक्कतें आई। इसके जो रिश्तेदार हुआ करते, जो इसके वंश के हुआ करते थे, वही इससे जलने लगे, वही इससे आक्रमण करने लगे। उनके दिमाग में एक बात थी कि ये तो 11 साल का है, बच्चा है, अभी ये क्या शासन संभालेगा, ये क्या फरगना टर्की को संभालेगा, इसको गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, हमको गद्दी पे बैठना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी इसके सामने दिक्कतें आईं। उसी क्रम में हुआ क्या दोस्तों, 1494 में ही, 1494 में ये गद्दी पे बैठ जाएगा फरगना टर्की के। जब ये बैठा तो इसको दिक्कतें जब महसूस होने लगी तो ये गद्दी को वहाँ पे छोड़ा और वहाँ से भागा किधर, समरकंद टर्की की तरफ, समरकंद टर्की की तरफ। और जब ये समरकंद टर्की की तरफ भागा दोस्तों ना, तो ये वहाँ भागने के साथ वहाँ पे आक्रमण भी कर दिया। और आक्रमण करने के बाद ये दोस्तों 1494 से लेके ये बना 1502 तक वहीं पे रहा और ये वहाँ का एक शासन भी संभालने लगा। जब ये शासन संभालने लगा तो 1502 में ही, यानी इसको फरगना टर्की, ये काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तो यहाँ पे इसको लगा कि मुझसे अब नहीं होने वाला है, यहाँ तो मेरे अपने ही मुझे गिरा के मानेंगे, मुझे अपने ही मुझे क्या करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ पे मैं टिक नहीं पाऊंगा। इसी कारण से फरगना टर्की से ये भागा और पहुँचा समरकंद। फरगना से भाग के पहुंच गया समरकंद। जब समरकंद ये पहुंचा तो वहां पे आक्रमण किया समरकंद पे और 1494 से 1502 किसी तरीके से हिलता डुलता दिक्कतों को सामना करता हुआ ये क्या किया, गद्दी को संभाला समरकंद के। लेकिन 1502 में फिर से क्या हो गया दोस्तों, फिर से इसके ऊपर आक्रमण हो गया। अब आक्रमण किया कौन, इस चीज़ को गौर कीजिए। इसमें आक्रमण जो हुआ वह किया शैबानी खान। कौन किया दोस्तों, शैबानी खान। और ये कौन हुआ करता था, शैबानी खान। ये शैबानी खान उज्बेकिस्तान का रूलर हुआ करता था, शासक हुआ करता था उज्बेकिस्तान का। इसने क्या किया, बाबर के ऊपर आक्रमण किया और ये विजयी भी हुआ। इसी आक्रमण, इसी युद्ध का, जो युद्ध इन दोनों के बीच चला, इसी युद्ध का नाम ही कहा जाता है बैटल ऑफ सरेपुल, यानी सरेपुल का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ, बाबर और शैबानी खान के बीच। और शैबानी खान हुआ करता था, रूलर हुआ करता था उज्बेकिस्तान का। यहाँ तक मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और शैबानी खान सफल होगा, बाबर फिर पराजित हो जाएगा। चलिए, यानी ये क्या हुआ, अब समरकंद टर्की में भी टिक नहीं पाया और ये अब आगे बढ़ेगा 1504 में किसी तरीके से। 1503 अपने आप को छुपाता बचता हुआ किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काटा और 1504 में ये पहुँचेगा दोस्तों कहाँ, कांधर और काबुल। यानी इसने कांधर और काबुल पे आक्रमण किया 1504 में और वहाँ पे क्या हुआ, ये विजयी भी हुआ। इसी क्रम में दोस्तों 1504 में ये क्या हुआ, बताया मैंने अभी कि कांधर और काबुल पे इसने आक्रमण किया और वहाँ पे ये सफल भी हो गया। जब ये सफल हुआ दोस्तों वहाँ, तो इसने क्या किया, कांधर और काबुल पे पूरे तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। क्या कर लिया दोस्तों, पूरे तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। और जब ये जमाया, यानी कांधर और काबुल पूरे तरीके से अधिकार जमाने के बाद इसने काबुल को अपनी राजधानी घोषित कर दी। ये कहा कि काबुल अपनी क्या है, राजधानी है। और इसी क्रम में जब इसे ये महसूस होने लगा कि अब ये कहाँ पे, मैं अब स्टेबल हो चुका हूँ, अब पूरे तरीके से अस्थाई हूँ, अब मुझे कोई भी गद्दी पर से नहीं हटा सकता है, तब इसने जाके 1507 में इसने टाइटिल ली, खुद ही टाइटिल ली थी दोस्तों, काबुल को कैपिटल बनाया। और जब इसे ये लगा कि अब ये स्टेबल हो चुका है, पूरे तरीके से मेरा साम्राज्य स्टेबल हो गया है, मुझे अब कोई नहीं हटा पाएगा, तो 1507 में इसने टाइटिल ली और उसी टाइटिल को बोलते हैं बादशाह। और बादशाह के साथ कई जगहों पे इसको आपको लिखा मिलेगा या सवालों में देखने को मिल जाता है पादशाह। बादशाह और पादशाह दोनों का मतलब ही यही होता है दोस्तों, एक ऐसा रूलर जो स्टेबल हो, यानी एक ऐसा शासक जो स्थायी हो, यानी स्टेबल रूलर। इसका मतलब ही स्टेबल रूलर होता है। ये उपाधि किसने ली, 1507 में बाबर ने ली। इसी के साथ इसके नाम में क्या और जुड़ गया, जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। समझ में आया दोस्तों, यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, यहाँ पे सब चीज़ें सही चल रही थी। 1507 में इसने उपाधि भी ले डाली, लेकिन फिर कुछ ऐसा कारण बना, यहाँ पे क्या हो गया, कंधर और काबुल में
आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने लगी, यानी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होने लगी। और इसी क्रम में इसकी नज़र पहुंची भारत के तरफ। इसको ये लगा कि भारत तो वैसे ही सोने की चिड़िया कहलाता है, भारत क्या है, समृद्ध देश है, वहीं चलते हैं, भारत ही चलते हैं और वहीं से लूटपाट करके लाते हैं और कांधर काबुल के साम्राज्य को डेवलप करते हैं। इसी क्रम में इसने पहुंचा ये भारत, यानी अब इसके भारत आने की शुरुआत हो रही है दोस्तों। कारण ही आर्थिक स्थिति शुरुआती तौर पे बनी थी, ये लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था भारत, यहाँ साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आया था। अब क्या कारण बना कि इसने साम्राज्य स्थापित कर दिया, इस चीज़ को भी हमें समझना है। अब देखिए ध्यान से, जब ये 1519 में ये स्थिति पैदा हो गई कि वहाँ कांधर और काबुल में आर्थिक व्यवस्था खराब थी, एकदम बुरी हो चुकी थी, तो ये भारत की ओर रुख किया अपना और इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण ही किया 1519 में, फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, यानी भारत। यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब इसने अटैक किया तो इसने अटैक किया बाजौर पे। बाजौर एक जगह हुआ करती है, ठीक दोस्तों, वहीं पे एक किला हुआ करता था उस समय जिसका नाम है बैरागढ़ का किला, बैरागढ़ का किला। और इसी किले पे इसने आक्रमण किया और वहाँ से संपत्तियों को लूटा, खजाने को लूटा और वापस लौटा कहाँ, कांधर और काबुल वापस भी लौट गया। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और इतिहासकार कहते हैं कि ये पहला ऐसा शासक था जिसने तोप और एक्सप्लोसिव का यूज किया था, यानी जिसने तोप और बारूद, गोली बारूद का यूज किया था। जब इसने भैरागढ़ के किले पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, जो भैरागढ़ के किले में रह रहे थे, वो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। वो लोग तलवार निकाले, भाला निकाले, हाथी घोड़े के सहायता से जा रहे थे, हाथी घोड़े से लड़ने। ये बंदा पहुंचा, जब बाबर जब पहुंचा तो इसने तोप का इस्तेमाल किया, यानी सबसे पहला अगर किसी ने आक्रमण किया तोप के साथ तो उपाधि भी किसके नाम है, बाबर के नाम है। ये सवाल पूछा था, सबसे पहले तोप द्वारा आक्रमण करने वाला भारत पे इंसान कौन सा, शख्सियत कौन था, तो आप बोलेंगे बाबर था। यानी बाबर ने कैनन और एक्सप्लोसिव मटेरियल का भी यूज किया था, यानी तोप और गोली बारूद का यूज किया था। आक्रमण किया था 1519 में सबसे पहली बार ये किया। ठीक है दोस्तों, भैरागढ़ के किले पे आक्रमण हुआ और इसी जो इसने अटैक किया, इसी अटैक को हम लोग कहते हैं अटैक ऑन बाजौर, BAJAUR। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से ये निकला, खजाना लूटा, निकल गया। नॉर्मल सी बात है, जब तोप बारूद चलने लगेंगे और आपके सामने क्या होगा, आपके सामने बस तलवार होगा, भाला होगा, तो अब पराजित तो होने ही थे। 1519 में इसने ये किया। अब यहीं पे ये रुका नहीं, अब इसको तो हाथ में आ गई एक ऐसी सोने की चिड़िया जिसको ये बार बार लूट सकता था, आराम से लूट सकता था। इसको लगा यहाँ आराम से लूट पाट मचाई जा सकती है भारत के अंदर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में इसने दोस्तों 1520 में ही, यानी 1520 में फिर से आक्रमण कर डाला, यानी साल भर भी नहीं रुका और फिर से इसने आक्रमण किया भारत के ऊपर। उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ये सब बातें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखी है। उस समय दिल्ली सल्तनत 1520 में चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में ही जो सुल्तान हुआ करता था उस समय, वो हुआ करता था इब्राहिम लोदी, यानी लोधी वंश चल रहा था। अब देखिए 1520-21 में इसने कई दफ़ा कई बार आक्रमण किए भारत के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, 1520 से लेके 1521 तक इसने कई बार आक्रमण किए भारत के ऊपर और उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी। अभी मैंने ये बात बताई और कल भी हम लोगों ने इसी बात पे डिस्कशन किया है। अब उस पर हम लोग फिर से डिस्कस नहीं करते, टाइम को बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब चलिए, इसने तीसरा अटैक किया जब 1520-1521 के बीच में, मैंने बोला 1520 में दूसरा अटैक, 1520-1521 के बीच में जब कई बार इसने अटैक किया। जब ये तीसरा अटैक कर रहा था भारत पे, तो इसने अटैक किया किधर, सिंध और कश्मीर के ऊपर, सिंध और कश्मीर के ऊपर। अभी भी इसका उद्देश्य एकमात्र था लूटपाट करना और खजाना ले जाना कांधर और काबुल और वहाँ के साम्राज्य को ढंग से स्टेबल करना। जब ये सिंध और कश्मीर पे आक्रमण कर रहा था दोस्तों, और इससे पहले जब ये कई बार आक्रमण किया था, तो इसके तरीके को कई लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तरीके को कौन लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 1517 से 1526 का जो समय काल है, वही कौन चला,
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो 1517 से 1526 में जब इसका समय काल चल रहा था, उसी बीच में इसने कई बार आक्रमण किए। इन सब चीज़ों को कौन गौर कर रहा था? इब्राहिम लोदी के सूबेदार। ध्यान से देखिए, इब्राहिम लोदी का जो सूबेदार हुआ करता था पंजाब का, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार हुआ करता था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था दौलत खान लोधी। और इब्राहिम लोदी का ही चाचा हुआ करता था, और जो कि दिल्ली का क्या हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आलम खान लोधी। और साथ में मैंने जब आपको कल बताया है इब्राहिम लोदी के बारे में, तो मैंने बताया था कि उसी का समकालीन और उसी के साथ युद्ध होने वाला एक राजपूत शासक हुआ करता था राजस्थान का, जिसका नाम ही था संग्राम सिंह, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते थे दोस्तों। वह नाम आपने अगर कल वीडियो देखा है तो आपको बड़े आसानी से आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए, जिस नाम से उसे जानते थे दोस्तों, एक नाम तो उसका ओरिजिनल नेम क्या था? संग्राम सिंह, और इसकी को हम लोग जानते थे राणा सांगा के नाम से। अब हुआ क्या, जब ये आक्रमण कर रहा था तो इन तीनों के दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को मरवा दिया जाए बाबर द्वारा, बाबर ही मार सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी की जो सैनिक की दल हुआ करती थी, सैनिक बल हुआ करता था, वह लमसम संख्या हुआ करता था 1 लाख होगा, यानी 1 लाख लोग उसके सैनिक के दल में शामिल थे, उसके सोल्जर थे इब्राहिम लोधी के। तो इन सबों के मन में था कि इसको मारना तो इतना आसान है नहीं, वैसे ही ये बेकार शासक है, अयोग्य शासक है, लेकिन ये दिमाग का चालाक है, ये बहुत सतर्क रहता है, तो इसको मारेगा। मार अगर सकता ही है तो इसको मार सकता है बाबर ही। तो इसी में से इन्हीं तीनों ने प्लानिंग की, और इसी में से निकला दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी निकला और पहुंचा बाबर के पास, और बाबर से कहा कि अरे यार, इधर दाएं बाएं सिंध कश्मीर और इधर उधर आक्रमण करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आक्रमण ही करना है तो आक्रमण करो दिल्ली पे। कहाँ आक्रमण करो? दिल्ली पे करो, और जब तुम आक्रमण करोगे तो हम तीनों तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। ये बातें कौन रख रहा है? दौलत खान लोधी रख रहा है। किससे रख रहा है? बाबर से रख रहा है। बाबर के दिमाग खटकी, कहा यार ये भी बात सही है, बार बार आक्रमण करने से बढ़िया है कि जहाँ पे पूरे खजाने रखे गए हैं, जहाँ सेंट्रलाइज तरीके से केंद्रित है पूरा ये खजाना, वहीं पे डायरेक्ट क्यों नहीं आक्रमण कर दिया जाए। उसके भी मन में आया, और इन सबों के मन में ये चल रहा था कि जब आक्रमण होगा तो इब्राहिम लोधी क्या करेगा? इसकी बगावत तो करेगा ही, इसके खिलाफ खड़ा तो होगा ही, और इब्राहिम लोधी बाबर द्वारा मारा जाएगा। और जैसे ही मारा जाएगा, हम तीनों अपने में सामंजस्य बैठा के अलग अलग हिस्से में दिल्ली सल्तनत को बांटेंगे, और अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे? साम्राज्य चलाएंगे, और तीनों का भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर जब पहुंचा दिल्ली तो इसे एक चीज़ समझ आई कि यहाँ से लूट मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने में ही लड़ने मरने वाले लोग हैं। इसके दिमाग में ये बात बाबर समझ चुका था दौलत खान लोधी की बातों से। ठीक, अब यहाँ पे जब इसने ये बात समझी तो ये कहा क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि दिल्ली पे आक्रमण तो किया जाए, इनका सहयोग भी ले लिया जाए। ठीक, वहाँ से लेकिन आक्रमण करने के बाद, लूट मचाने के बाद हमें वापस नहीं जाना है, हमें क्या करना है? दिल्ली में ही बस जाना है। इसी रणनीति के तहत आक्रमण कौन किया? बाबर किया। जब ये आक्रमण किया दोस्तों, तो इसके दल में बस 1200 सैनिक हुआ करते थे, मात्र 1200। यानी इब्राहिम लोधी की सैनिक की जो टुकड़ियां हैं, सैनिक बल जो है वह 1 लाख का है, और बाबर का जो सैनिक बल है वह 1200 का है। यानी बहुत ही ज़्यादा अंतर था, लेकिन ये जीता। बाबर फिर भी जीता। क्यों जीता? कैसे जीता? और क्या फिर स्टेप लिए उसने जब वो भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला था, और कैसे फिर कांधर और काबुल को कौन संभाला, और कैसे फिर मुग़ल साम्राज्य बढ़ता गया, और कैसे इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये सेकंड गोल्डन एरा है, स्वर्णिम काल है दूसरा भारत के लिए। इन सब बातों का जिक्र दोस्तों हम लोग कल करेंगे। कल से फिर हम लोग इसी टर्म में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एक बात और देखनी है, यहाँ एक इसने नए नीति की शुरुआत की थी। जब ये 1200 सैनिक के साथ लड़ा था
तो उस नीति का नाम क्या है, वो जो तरीका इसने यूज किया था उसका नाम क्या है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, खनावा का युद्ध ये कैसे लड़ा, किसके साथ लड़ा, कौन इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखा, इन सब बातों पे चर्चा दोस्तों हम लोग कल करेंगे। जुड़े रहिए ऐसे ही आप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लेने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर हम लोग इसी जोश के साथ और इसी तरीके के साथ आगे की कहानी को जोड़ेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लेता हूँ। धन्यवाद।